हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। चलिए, आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक अबाउट द वर्ल्ड ग्रासलैंड, विश्व के प्रमुख घास स्थल। तो पहले काम करो, फटाफट इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और लोग भी जुड़ सके। यस प्लीज शेयर दिस क्लास एज मच एज यू कैन। ओके, चलिए, जो लोग क्लास में आ चुके हैं उनका स्वागत, और बाकी लोगों को बुला लो फटाफट। चलिए, हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं अबाउट द ग्रासलैंड, दुनिया के प्रमुख घास स्थल। जो आपको ये दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये टॉपिक जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये मैप दिखा रहा है दुनिया के प्रमुख बायोम्स को, मतलब दुनिया के प्रमुख अलग अलग एरिया में मिलने वाली वनस्पतियों को। ठीक है, तो वनस्पतियों का मैप है। इनमें से कुछ वनस्पतियों को जैसे हम जानते हैं, नाम सुना होगा शायद, इसे कहते हैं विषुवत रेखीय वर्षावन। यहाँ पर दिस इज विषुवत इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट का एरिया आ गया। ये विषुवत रेखीय वर्षावन इसको शो कर रहा है ये, ठीक। और ये वाला इलाका ये हो गया आपके वर्षावन के एरियाज। अब बात करनी है हमें आज बेसिकली ग्रासलैंड की। तो पहले हमें कुछ समझना होगा कि घास स्थल किसे कहते हैं, ग्रासलैंड कहते किसको है। द टर्म ग्रासलैंड मीन, तो फटाफट मैसेज में बताओ इस डेफिनेशन को। घास का मैदान किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं ग्रासलैंड? देखिए, अगर ग्रासलैंड पर्टिकुलर बात करें तो सीधा सीधा भाषा से समझ में आ रहा है घास का मैदान, मतलब वो इलाका जिस एरिया में घास उगती हो। यानी यहां पर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में घास होती है। ज्यादा क्या होती है, घास होती है। और पेड़ जो होते हैं, पेड़ वो या तो विरल होते हैं, बहुत कम, विरल मतलब फैले होते हैं दूर दूर। ठीक है, डिपेंड करता है पेड़ विरल होगा या नजदीक होगा या बिल्कुल कम होगा, महीन नहीं होगा। ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पर कि उस एरिया में वर्षा कितनी है, डिपेंड ऑन द रेनफॉल। ठीक है, तो यहां पर मेन चीज आ जाती है वर्षा, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन। हम इसको रेन कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन दिस रेनफॉल पर्टिकुलर। ठीक है, तो घास के मैदानों की विशेषता यह है कि इन एरियाज में वर्षा जो है वो कम होती है। ये कम वर्षा के क्षेत्र हैं, लेस रेनफॉल एरिया। ये इनकी मेजर क्वालिटी है कि इन एरियाज में वर्षा कम होती है। अब यहाँ पर ये दुनिया के कई कई इलाकों में, कई एरियाज में बिखरे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं इनके एरियाज के बारे में, तो कुछ के नाम आपने शायद कभी सुने हों। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेरी ग्रासलैंड, ये आपका प्रेरी घास का मैदान, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूएस में। ठीक है, इसी तरह से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये पूरा इलाका सवाना क्लाइमेट का है, सवाना क्लाइमेट, काफी बड़ा एरिया है ये, बीच का इलाका छोड़ दो, सवाना तुल्य जलवायु है। अब ऐसा नहीं है कि इन मैदानों में एक ही जैसी विशेषताएं दिखती हैं, क्योंकि ये अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं। भारत का दक्षिणी भाग, साउथ इंडिया, ये भी सवाना तुल्य जलवायु जैसा माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे एरिया में ग्रासलैंड पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रासलैंड यहाँ पर मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि घास के मैदान जो दुनिया के अलग अलग एरिया में बिखरे हुए हैं, वो क्या सभी एक ही टाइप के हैं? कितने प्रकार के घास के मैदान होते हैं? तो आपसे पूछा जाता है घास के मैदान के प्रकार, टाइप्स। दूसरा वो क्या पूछेगा, आपसे एक क्वेश्चन लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उसने बनाया और एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये घास का मैदान है, इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि घास के मैदान में सिर्फ घास उगाई जाती है, यहाँ पर खेती भी हो रही है, वहां पर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, वहां पर किस टाइप के जानवर पाए जाते हैं, एनिमल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछता है। ठीक है, तो 4-5 घास के मैदानों के नाम नट रहने से आपका काम नहीं चलेगा। यू नीड अ डीप नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, उसके बारे में कुछ डीप नॉलेज भी होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं घास के मैदानों के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन पार्ट। मेरा नाम है मनीष गांधी, बहुत दिनों से मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा मेन सब्जेक्ट है दैट इज ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स, जिसमें स्पेशली पीआईबी एनालिसिस। ठीक है, ये 3 टॉपिक मैं आपके कवर करता हूँ, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। इसको मैं अलग सब्जेक्ट नहीं मानता, इकोलॉजी एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का पार्ट माना जाता है।
ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, और पीआईबी एनालिसिस करंट अफेयर, ये मेरा मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके साथ। और आप लोग अब पीडीएफ के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यू कैन अटैच मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ प्राप्त होंगे। इसके अलावा मैं अपने बारे में बता दूं, खुद आईएएस का मेंस दिया है, 2 बार इंटरव्यू दिए हैं आरएएस और अदर स्टेट पीसीएस के। तो आपको नई अप्रोच के साथ तैयारी कराने का एक प्रॉमिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉमिस करेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। एनसीईआरटी की क्लासेस मेरी चल रही हैं और अदर चैनल्स पे, यहाँ पर आपके साथ डिफरेंट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के शेयर करता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट थिंग, रैंक सेकंड जागृति अवस्थी फ्रॉम अन अकेडमी। तो यहाँ पर आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं रैंकर्स में, जो आपके सामने यहाँ पर कुछ चेहरे सामने आ रहे हैं। रैंक 9, रैंक 10, 13, 14, 16, 20। और अगर बात करें टॉप 7 रैंकर्स हैं इन टॉप 20, टॉप 20 में 7 रैंकर्स, 15 रैंकर्स इन टॉप 50, और टोटल सिलेक्शन 170 अब तक हो चुके हैं। तो इन सभी में अपना नाम आप जुड़वाना चाहते हैं, दैट्स बेटर फॉर यू कि आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, परचेज सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अन अकेडमी, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके, एक स्ट्रक्चर वे में तैयारी कर सके और सेलेक्ट हो सके। देखो सीधी बात, अगर आपको पढ़ना है, अगर पढ़ना है सिर्फ, देन यूट्यूब इज ए गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है पढ़कर, तो बेटर ये रहता है कि आप कोर्स को परचेज कीजिए, क्योंकि उसके अंतर्गत उसमें आपको पूरी थरोली स्ट्रक्चर वे में तैयारी करवाई जाती है। मतलब कब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, कौन कौन सी क्लासेस होंगी, किसको कितने घंटे डिवोट किए गए हैं, ठीक है, कितने दिनों में सेक्शन को खत्म करेंगे हम, इसके टेस्ट होते हैं, इनका एनालिसिस होता है, बहुत तरह की चीजें हैं यहाँ पर। तो परचेज करिए कोर्स को, ज्यादा बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अन अकेडमी पर कोर्स को परचेज करने पर आपको 20 किताबें मिलेंगी, दैट इज वेरी बेस्ट बुक, जो आपको 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेने पर भी मिलेंगी, ठीक है। इट्स कॉस्ट 10,000 अराउंड। तो आपको 20 किताबें मिलेंगी जिसमें आपके सारे पेपर कवर होंगे। इट विल कवर ऑल ऑफ योर पेपर्स, लाइक पेपर 1 जीएस फर्स्ट 2 3 एंड 4, ऑल पेपर कवर, ठीक है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो अन अकेडमी की तरफ से अगर आप परचेज करते हैं कोर्स को और आपको फीस अगर ज्यादा लगती है, यू आर नॉट एबल टू पे द फी इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में करवा सकते हैं, फी को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो यहाँ पर बात करते हैं, 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक है प्लस और दूसरा है आइकॉनिक कोर्सेज। अगर प्लस कोर्स की बात करें तो प्लस कोर्स में आपको मिलता है दैट इज लाइव क्लासेस। अन अकेडमी की ऐप पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, यहाँ पर आपका वीकली टेस्ट होगा, और इसके अलावा आप किसी भी टीचर के कोर्स को, किसी भी टीचर के वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन वॉच एनी वीडियो। यहाँ पे जो कोर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब कब स्टार्ट होगा, कब तक हम लोग आईएएस प्री और मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से महीने ऐसे हैं जब मेंस और प्री की तैयारी हम साथ में करेंगे, ठीक। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको हम करते हैं 5-6 महीने लगभग, उसके बाद हम टोटल प्री पर फोकस हो जाएंगे, ठीक। प्री के बाद आपका प्री देंगे आप लोग, इसमें प्री में भी कई तरह के कोर्सेज लॉन्च होंगे आपके लिए। एक आपके जीएस के जो बैचेस होते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी, वो पढ़ाया जाएगा, और दूसरी तरफ करंट अफेयर के अलग बैचेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्री का सेगमेंट हो गया, देन आप प्री देंगे, फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट होगी, मेंस कितने महीनों में, कितने दिनों में खत्म होगा। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो प्लस कोर्सेज कैसे हैं, स्ट्रक्चर। चलिए, तो लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये आपके प्लस के फीचर हैं, प्लस कोर्स आपको लेने पर मिलता है। लेकिन प्लस वाली सारी बातें आइकॉनिक में जुड़ी हुई हैं। ये आइकॉनिक कोर्स अलग है, इसमें सारी बातें जुड़ी हुई हैं, मतलब ये लाइव क्लास आपको वीकली टेस्ट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा क्या मिलता है, यहाँ पर अदर फीचर क्या है आइकॉनिक में एक्स्ट्रा। तो आइकॉनिक में आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू योर टीचर। इसे कहते हैं आप लोग कि आप क्लास को लेते वक्त, जैसे आप मेरी क्लास अभी ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बात या आप मुझसे बात नहीं कर सकते सिवाय मैसेजेस के। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन पे क्या होगा, आप अपना हाथ उठाएंगे, एक ऑप्शन दिया हुआ है रेज योर हैंड। वहां पे एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है रेज योर हैंड। जैसे आप रेज योर हैंड करेंगे, आपका जो एडुकेटर जो आपको पढ़ा रहे हैं,
जो आपके टीचर हैं वो आपके उस क्वेश्चन को उठाएंगे और आपसे बात करेंगे इन द क्लास। जैसे क्लासरूम में आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछते हो तो वहां पर सभी लोग लाइव हैं, तो आपकी बात वो जैसे हम लोग क्लास में सुनते हैं तो वैसे एडुकेटर आपकी बात सुनेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो यू कैन रेज योर हैंड, वहां पर अपना रेज हैंड कर सकते हो। ठीक है, एक तो इंपॉर्टेंट फीचर ये आ गया, अपने एडुकेटर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। दूसरा क्या है, यहाँ पर और भी एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, जैसे टेस्ट एनालिसिस। जब आप टेस्ट देंगे वीकली तो उस टेस्ट का एनालिसिस होगा और यहां से आपको एग्जाम के जो एक्सपर्ट हैं, जो इस एग्जाम के एक्सपर्ट लोग हैं, यानी जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं या सिलेक्टेड हैं या आपके एडुकेटर, वो आपको गाइड करेंगे कि आपने जो टेस्ट दिया है उसमें आप इस सेक्शन में कमजोर हैं, यू आर वीक इन दिस सेक्शन। तो आपको यहाँ पर फिर एक बार एग्जाम एक्सपर्ट की गाइडेंस मिल रही है। पहली बात तो एडुकेटर आपसे बात कर रहे हैं, दूसरी बात एग्जाम एक्सपर्ट की गाइडेंस। इसके अलावा बहुत तरह की वर्कशॉप होती हैं, आपकी वर्कशॉप हुआ करेंगी महीने पर 15-20 दिन में, जिसमें आपको मोटिवेट किया जाएगा। देखो होता क्या है, आप अपने आप में मोटिवेट हो, पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है, 7-8 दिन पढ़ते हो, मोटिवेशन मर जाता है, फिर आप गायब हो जाते हो पढ़ाई से। यूट्यूब पे यही होता है, फिर आप गायब हो जाते हो, 10-15 दिन बाद याद आती है अगर मैं IAS की तैयारी कर रहा था, देन यू स्टार्ट अगेन, फिर आप ढूंढते हो किसी और चैनल को या किसी और तरीके से। तो यहां पर क्या है, जो मोटिवेशन एंड हो जाता है, मर जाता है मोटिवेशन, तो आप लोगों को दोबारा पंप किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। तो यहां पर बहुत तरह की वर्कशॉप होती है, इसमें भी एग्जाम के एक्सपर्ट आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रुप मीटिंग होगी जिसमें स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। हो सकता है वो प्रॉब्लम आपकी भी प्रॉब्लम हो लेकिन आपके समझ में नहीं आ रही हो, तो यहाँ पे बहुत तरह की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम एक्सपर्ट की गाइडेंस मिल गई, वर्कशॉप के थ्रू टेस्ट एनालिसिस में मिल गई, और आप सीधा टीचर से बात कर सकते हैं। ये आइकॉनिक के एक्स्ट्रा फीचर है। ठीक है, इसके अलावा स्टडी प्लानर मिलेगा, कब कब आपको क्या क्या पढ़ना है, बाई वीकली रिव्यू होंगे आपके स्टडी प्लानर के, और आपको क्या क्या पढ़ना है। 2-2 हफ्ते बाद इस तरह का स्टडी प्लान आएगा कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्लानिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये सारे फीचर आपको आइकॉनिक कोर्स में देखने को मिलते हैं। प्लस वाली बातें तो रहेंगी, लाइव क्लास तो मिलेगी, लेकिन आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा है। सो दूर दराज के इलाकों के लोग आइकॉनिक कोर्स को परचेज कीजिए, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इट्स अ रिकमेंडेड, आई गारंटेड कि बहुत अच्छे कोर्सेज इसमें आपको मिलेंगे आइकॉनिक में। क्योंकि दिल्ली अगर आप आते हैं तो उसकी फीस काफी ज्यादा पड़ती है। दिल्ली में रहना या आप आसपास के एरिया में जहां भी रहते हैं, अगर आप तैयारी के लिए हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे या दिल्ली, बड़े सिटीज में, मेट्रो सिटीज में आते हैं तो वहां रहने का खर्चा है, कोचिंग की फीस है। तो इसके अंदर आइकॉनिक प्लस कोर्स कोई भी आप लीजिए, इसमें फीस इतनी ज्यादा नहीं है। जहां तक फीस की बात की जाए तो अगर आप बात करेंगे प्लस कोर्स की फीस एक साल के लिए दैट इज अराउंड 49,500। एक साल की फीस है प्लस कोर्स की 49,500। मेरा पासपोर्ट यूज करेंगे आप गांधी, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो फीस हो जाएगी 44,550 रुपए एक साल के लिए। डिवाइड कर लो 12 से, समझ में आ जाएगा कितना फी पड़ रहा है, 44,000 फॉर 1 ईयर। 2 साल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 साल के लिए ये आपको पड़ेगी 64,800। 2 साल के लिए 64,800, यानी थोड़ा 20,000 रुपए अमाउंट एक्स्ट्रा देंगे तो 2 साल का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं प्लस कोर्सेज में। पॉइंट इज क्लियर, ये डिस्काउंट के बाद है दोनों के प्राइस। अगर आपको प्राइस ज्यादा लग रहे हैं तो आप अनअकैडमी से लोन भी ले सकते हैं, यू कैन टेक अ लोन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लोन का फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, मेरा पासपोर्ट यूज करना है, दैट इज गांधी। तो एक तो मैंने बताया आपको प्लस कोर्स, दूसरा है आइकॉनिक जिसमें आपको टीचर आपसे बात करते हैं। इस कोर्स की फीस है एक साल के लिए 74,500, 74,500, यू विल यूज माई पासपोर्ट दैट इज गांधी, तो आपको मिलेगा डिस्काउंट, और इसके बाद एक साल की फीस हो जाएगी 67,050 रुपीज। ठीक है, 67,050 रुपीज एक बार सुनने में बड़ी अमाउंट लग रही होगी आपको, लेकिन अगर आप दिल्ली तैयारी करने आते हैं तो यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट की इतनी फीस है, सिर्फ एक सब्जेक्ट की। इसमें आपको कंप्लीट जीएस मिल रहा है, ठीक है, और टीचर से गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, तो आपके सिर्फ कोर्स फी काफी कम है यहाँ पर, दिल्ली में फीस काफी ज्यादा है इसकी। इसके अलावा अगर बात करेंगे आप यहाँ पर, तो आपको
पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, वर्कशॉप मिल रही है, यू कैन टॉक टू एनी टीचर। दूसरी बात, यहाँ पर आइकॉनिक या प्लस कोर्स में एक फायदा आपको बताया गया था। मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक, पढ़ते वक्त आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को मतलब कम समझ में आ रहा है इनसे, कुछ भी रीजन रहा हो, तो आप किसी भी टीचर की वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, करंट हो, टीचर्स की टीम है पूरी हमारी, ठीक है। तो कोई भी टीचर अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, या आपको लगता है कि नहीं मुझे और अच्छा ज्यादा लेवल चाहिए, मेरे को और टीचर से ज्यादा समझ में आएगा, तो आप किसी भी टीचर के वीडियो को देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनका पूरा कोर्स देख सकते हैं, जब तक आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको इस तरह के फीचर और मिल रहे हैं जो आपको बाकी कोचिंग्स में नहीं मिलते। तो दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है? आइकॉनिक कोर्स के अंदर 1 साल के लिए फीस 67,000 और 2 साल के लिए 1,04,000। अगर आपको ये फीस ज्यादा लगती है देन यू कैन परचेज लोन, आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, और जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आप अपने आप भी पे कर सकते हैं। डोंट बी बर्डन ऑन योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स पे बर्डन मत डालिए, खुद थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाइए, आसपास थोड़ा मेहनत कीजिए और अपनी फीस को खुद अर्न कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए, ठीक है। तो आइकॉनिक कोर्सेज में आपको ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास का एक फीचर जोड़ दिया गया, टीचर से टॉक। चलिए, इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत तरह की टेस्ट सीरीज चलती हैं, फ्री आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड करंट अफेयर बैच भी स्टार्ट हुआ है, ये जो लोग ज्वाइन करना चाहें इसको भी कर सकते हैं। 29 सितंबर को बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो आप इसमें भी आ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग ग्रासलैंड की, घास के मैदानों की। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रासलैंड, 2 तरह के घास के मैदान होते हैं, 2 मेजर टाइप ऑफ ग्रासलैंड। एक होता है ट्रॉपिकल और एक होता है टेम्परेट। तो पहले हम ग्रासलैंड की बात करते हैं, कौन कौन से ग्रासलैंड कहाँ मिलेंगे आपके, जस्ट वेट। कौन कौन से एरिया में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन हैं उनके। चलिए, ये आपके घास के मैदान हैं, वर्ड इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन क्रॉस करती है, दैट इज नोन एज 0 डिग्री, विषुवत रेखा। दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, थोड़ा नॉर्थ साउथ हो सकती है ये, बिकॉज वी आर मेकिंग फ्रॉम हैंड। तो 0 डिग्री के आसपास तो खूब बारिश होती है, इसलिए यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर फॉरेस्ट पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से दूर जाएंगे, विषुवत रेखा से दूर जाएंगे, आपको वर्षा की मात्रा में कमी आती है, वर्षा में कमी आती है, रेनफॉल डिक्रीज। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। इस वर्षा की मात्रा में कमी का रिजल्ट क्या निकलता है, देखो जैसे 0 डिग्री की लाइन, इससे आप दूर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है। जिन एरियाज में कम वर्षा होती है, जिन एरियाज में कम वर्षा होती है वहां पर पेड़ों की संख्या कम पाई जाती है, ठीक। ऐसा अगर आप अफ्रीका में देखेंगे तो नॉर्थ में जाएंगे अफ्रीका के जैसे ही, यहां पर नॉर्दर्न पार्ट में, तो यहां आपको मरुस्थल दिखाई देता है, सहारा, सहारा। ये आपका विषुवत रेखीय वन, इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट। इनके बीच का जो जोन है, इनके बीच में जो एरिया आप देख पा रहे हैं यहां पर नॉर्थ में और साउथ में, यहां के प्रमुख ग्रासलैंड का नाम है सवाना। यहां पर जो जलवायु पाई जाती है उसे हम कहते हैं सवाना। तो ये क्वालिटीज होती है ग्रासलैंड की, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे जो घास के मैदान हैं, मैंने बात की थी ग्रासलैंड के बारे में, घास के मैदान की विशेषताएं अगर आप देखेंगे, घास के मैदान की विशेषताएं, तो पहली विशेषता जो यही आती है कि वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षा कम होती है, रेनफॉल इज वेरी लेस, रेनफॉल इज वेरी लेस, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जो घास के मैदान हैं ये दुनिया के लगभग 30 से 40% भूमि को घेरते हैं। 30 to 40% हमारा जो जमीन है हमारी अर्थ की, वो इसके द्वारा कवर है। 30 से ज्यादा है, 40 से कम है।
ठीक है, क्योंकि ग्रासलैंड धीरे धीरे डेजर्ट कैप्चर करते जा रहे हैं उनको, या हम लोग वहां पे एक्स्ट्रा ग्रेजिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने घास के मैदानों को साफ कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान मानवों ने घास के मैदान को ही पहुंचाया है। तो दुनिया के लगभग 30 से 40% के एरिया में घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम पाई जाती है। अगर वर्षा की बात करें तो लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक होती है यहाँ पर। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है वार्षिक। ठीक है, 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। तो 25 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा होती है वो मरुस्थल इलाके होते हैं। तो मरुस्थलों के साथ जो इलाके लगते हैं वो भी घास के मैदान हैं, उन एरियाज में भी कम वर्षा पाई जाती है। ठीक है, चलिए, मरुस्थलों से ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन वर्षा ऐसी नहीं है जो पेड़ों को या जंगलों को उगा सके, तो वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। दूसरा, अगर मैंने बताया 40% लैंड है, तो यहां पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा घास के मैदानों में बहुत ज्यादा मानवीय हस्तक्षेप हुआ है, मानवीय हस्तक्षेप हुआ है यहां पर, तो इनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है इन प्री कि किस घास के मैदान में किस तरह से प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो ये आपके घास के मैदान 30 से 40% जमीन, वर्षा की मात्रा कम और मानवीय हस्तक्षेप यहां पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब घास के मैदानों की बात करें तो दो तरह के घास के मैदान हमारी अर्थ पे मिलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज ऑन अवर अर्थ। यहां पर देखते हैं, हमारी पृथ्वी 0 डिग्री के आसपास खूब वर्षा होती है, तो इस इलाके को हम छोड़ देते हैं, इन इलाकों को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 0 से आप कह सकते हैं 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ, जो ITCZ की बेल्ट है उस एरिया को हम छोड़ देते हैं। उसके नॉर्थ या साउथ में जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, और ये इलाके आपके उष्ण कटिबंधीय इलाके हैं। ये कैसे इलाके हैं, उष्ण कटिबंधीय इलाके। तो एक घास का मैदान होता है जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, वो इस इलाकों में पाए जाते हैं। एक ग्रासलैंड आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दूसरा, ये आपका मान लीजिए अप टू 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद बात करें तो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, द टेम्परेट ग्रासलैंड। क्या नाम देते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ये ग्रासलैंड अलग अलग एरिया में है, तो सारी क्वालिटी सेम नहीं होती कि वर्षा कम ही होगी। तो कुछ एरिया में वर्षा ज्यादा भी पाई जाती है, लेकिन वो फॉरेस्ट कवर नहीं कर पाते, कई बार मिट्टी वहां की अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझ पा रहे हैं हम लोग, देखो जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो यहां पर ये शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध क्यों बनता है, ड्यू टू तापमान। तो ताप और वर्षा, ये दो फैक्टर हैं, ताप और वर्षा ये दो फैक्टर हैं, दो कारक हैं जिनके बेस पे घास के मैदानों का वितरण दिखाया जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, घास के मैदान का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया में वितरण कहां फैले हुए हैं, किस बेस पर होता है, तो तापमान और वर्षा के आधार पर। तापमान के आधार पर दो तरह के घास के मैदान हो गए, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय में सनलाइट ज्यादा मिलती है, शीतोष्ण कटिबंधीय में सनलाइट कम पाई जाती है। तो एक तो हो गया आपका एक टेम्परेचर के बेस पर, दूसरा वर्षा के बेस पर। तो वर्षा हमने बात की थी, वर्षा की मात्रा कैसी होती है, कम, रेनफॉल काफी ज्यादा कम पाई जाती है। यहां पर दो घास के मैदान हैं, बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रासलैंड। इन्हें हमने नाम दिया उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना होगा।
या थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमारे को इनके बारे में होनी चाहिए। तो फटाफट पॉइंट नोट कर लो, तापमान और वर्षा घास के मैदानों का वैश्विक वितरण निर्धारित करते हैं। द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रासलैंड इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। चलिए, तो यहां पर बात करते हैं हम पहले घास के मैदान की, दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। द फर्स्ट ग्रासलैंड इज ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ये 0 डिग्री की लाइन मान लेते हैं और इसके दोनों एरिया को छोड़ देते हैं, इन दोनों एरियाज को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया था डोलड्रम की बेल्ट या ITCZ, डोलड्रम या ITCZ। तो इसके नॉर्थ और साउथ में आपको घास के मैदान मिलेंगे ट्रॉपिकल। तो यहां पर हमें देखना है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की विशेषता क्या है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की विशेषता क्या है, व्हाट इज द क्वालिटीज। ठीक है, तो याद रखेंगे ये उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, बेसिकली ये घास के मैदान, यहां पर याद रखेंगे घास और पेड़, घास और वृक्ष का मिश्रण पाया जाता है, घास और वृक्ष का मिश्रण पाया जाता है यहां पर। ठीक है, मतलब घासों के साथ साथ पेड़ भी पाए जाते हैं, लेकिन जो वृक्ष हैं वो विरले होते हैं, मतलब एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं। पेड़ जो है काफी ज्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यहां पे सनलाइट जमीन तक आती है, सूर्य का प्रकाश जो है आपका जमीन तक आता है जहां पे घासें उगी हुई हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे इस डोलड्रम बेल्ट की, तो यहां पर जो जंगल पाए जाते हैं उसमें प्रकाश जो है वो आपका जमीन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इतने ज्यादा घने पेड़ हैं। लेकिन यहां पर इनके बीच में काफी ज्यादा गैप पाया जाता है, पेड़ विरले होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, विरल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, सूर्य प्रकाश जमीन तक पहुंचता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यहां देखिए जो पेड़ों के वितान होते हैं, यानी कैनोपी नहीं बन पाती, यहां पर कैनोपी नहीं बन पाती। कैनोपी क्या होता है, एक तरह से ढक लेना, छतरी नहीं बन पाती। तो यहां पर काफी ज्यादा खुले इलाके हैं। अब डिपेंड करता है इन घास के मैदानों में जो पेड़ मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है। यहां पर याद रखिएगा लगभग एक ही तरह की प्रजाति के पेड़ ना होकर मिक्स पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर वन विनाश बहुत ज्यादा हुआ है, इन पेड़ों को काटना आसान है। तो यहां पर क्या हुआ, मानवीय वन विनाश ज्यादा हुआ है, मानवीय वन विनाश यहां पर इन एरियाज में ज्यादा हुआ है। दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दूसरे घास के मैदानों की बात करें तो आपके वो हो जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब इनकी भी अलग क्वालिटी है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का एग्जाम्पल, उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनका एग्जाम्पल सवाना। इन्हें सवाना घास के मैदान भी ध्यान दिया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी पार्ट में 0 डिग्री के उत्तर हो या दक्षिण नाम रहेगा सवाना। सवाना आपका बेसिकली अफ्रीका में है, एशिया वाले पार्ट में दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। अब इनकी भी कुछ अलग क्वालिटी होगी। हम बात करें टेम्परेट या शीतोष्ण घास के मैदानों की, ये कहां पाए जाएंगे, 30 डिग्री के उत्तर, 30 डिग्री के उत्तर। ठीक है, यहां पर पेड़ नहीं पाए जाते, यहां पर घासों की प्रधानता होती है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वहां पर घासों की प्रधानता होती है। ग्रास इज डोमिनेंट, ग्रास इज डोमिनेंट। यहां पर हमने क्या देखा था, उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उसमें पेड़ और घास मिक्सचर में पाए जाते हैं, पेड़ और घास मिक्स होकर पाए जाते हैं। डिपेंड करता है वर्षा पर, अगर वर्षा ज्यादा होगी तो पेड़ थोड़े ज्यादा होंगे, वर्षा अगर कम होगी तो पेड़ कम होंगे। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में क्या होता है, यहां पर घासों की प्रधानता पाई जाती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है,
घासों की प्रधानता पाई जाती है। चलिए यहां पर अगर बात करें तो इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, इन एरिया के जो घास के मैदान हैं उनमें तापीय विषमता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तापीय विषमता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तापीय विषमता समझिए, जब गर्मी का मौसम आएगा, 30 डिग्री के नॉर्थ की बात कर रहा हूं, जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये घास के मैदान जो है ये जमीन के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, समुद्र से दूर है अगर, तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर हो जाएगा टेम्परेचर 40 डिग्री, गर्मियों में टेम्परेचर पहुंच जाएगा 40 डिग्री, 38 डिग्री, 42 डिग्री। और अगर बात करेंगे सर्दियों में तो ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी हवाएं आएंगी जो इन घास के मैदानों में छा जाती हैं, जो इन घास के मैदानों में प्रवाहित होती है और पूरे घास के मैदानों को जमा देती है ठंडा। ठीक है, तो सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -15, -18, -20। तो रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पे तापीय विषमता ज्यादा पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। जो आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनमें तापीय विषमता नहीं होगी ना, गर्मी है तो गर्मी है, लेकिन सर्दी इतनी कठोर नहीं है कि टेम्परेचर माइनस में चला जाए। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में तापीय विषमता ज्यादा पाई जाती है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अंतर समझ में आ रहा है लॉजिक के साथ? चलिए, ये दो बेसिक डिफरेंस है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। पहला, पेड़ और घास ज्यादा होती है, पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। डिपेंड करता है रेनफॉल पर, बारिश ज्यादा होगी, 70, 75, 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होगी जिन एरियाज में, वहां पर पेड़ ज्यादा पाए जाएंगे। 25, 30 सेंटीमीटर बारिश होगी जिन एरियाज में मरुस्थल के आसपास, वहां पेड़ कम पाए जाएंगे। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में जो 30 डिग्री नॉर्थ मिलते हैं उनमें बेसिकली आपकी घासों की प्रधानता होती है। कंपैरिजन समझ में आ गया? हमारे अर्थ के दो बड़े एरियाज हैं ये। तो दुनिया के काफी बड़े एरिया में घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो पहला घास का मैदान है उसका नाम है सवाना। सवाना, सवाना ग्रासलैंड। देखिए, सवाना जो है बेसिकली उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और बेसिकली ये पाया जाता है सूडान में, ये पाया जाता है सूडान में। ठीक है, अब इस घास के मैदान की विशेषता क्या है, जब वर्षा का टाइम होता है, जब यहां वर्षा होती है, वर्षा काल होता है, तब उस मौसम में बहुत ऊंची ऊंची घासें उगती हैं, बहुत ऊंची ऊंची घासें उगती हैं। इतनी ऊंची होती है कि उसमें हाथी भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, ऊंची ऊंची घासें होती हैं। चलिए, तो यहां पर जीव जंतु बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। जो आपका डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफी चैनल आता है उस पे जो दिखाते हैं जंगल, वो सारे सवाना और यही तो हैं, इन्हीं जंगलों को दिखाते रहते हैं बार बार। तो वर्षा काल में ऊंची ऊंची क्या पाई जाती है, घास। ऐसा ही एक इलाका है, ऐसा ही एक इलाका है मसाई मारा। मसाई मारा, ये भी अफ्रीका में है, इट इज इन आल्सो अफ्रीका। सूडान का है, अफ्रीका में मसाई मारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है केन्या में, मसाई मारा ग्रासलैंड इन केन्या। चलिए, तो ये आपका हो गया सवाना। कहां पर मिलता है ये, अफ्रीका में। तो इनको मैप को देख लेते हैं, शायद मैप में दिखाई दे जाए हमें। सवाना के बाद दूसरे घास का मैदान, दैट इज लानोस। लानोस। लेकिन इससे पहले सवाना के बारे में थोड़ा और जानना है। देखिए, यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट,
यहां से निकल रही है आपकी 0 डिग्री की रेखा। इसके नॉर्थ और साउथ में खूब बारिश होती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ के देखिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में। साउथ वाली लाइन ज्यादा दूर चली गई, तो अफ्रीका में यहाँ पर 0 डिग्री के आसपास खूब बारिश देखी जाती है, खूब वर्षा का इलाका है ये। तो इसके नॉर्थ और साउथ में, इसके नॉर्थ में यहाँ पर एक डेजर्ट है, इसका नाम है सहारा। साउथ में एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, इसका नाम है कालाहारी। ठीक, तो मरुस्थलों और ये बीच में जो ज्यादा वर्षा का एरिया है, जिसे हम विषुवतीय वर्षा क्षेत्र कहते हैं, इक्वाटोरियल जोन, ये एरिया हो गया आपका, और ये आपका डेजर्ट एरिया हो गया। इन दोनों के बीच में जो आपका घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको आप सवाना कहते हैं, उनको आप सवाना कहते हैं। दे आर नोन एज सवाना। इसको हमने सूडान में जिक्र किया था। ठीक है, तो डेजर्ट की सीमा पर है ये, मरुस्थलों की सीमा पर है ये घास के मैदान, दोनों विषुवत रेखा के दोनों। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर इन इलाकों की बात कर रहा हूं सवाना की, यहां पर गर्मी में वर्षा होती है, गर्मी में वर्षा होती है इन एरियाज में। जब सन 0 डिग्री से नॉर्थ जाएगा तो यहां पर इन एरियाज में बारिश होगी। जब सन साउथ में चला जाएगा तो यहां बारिश होगी, यहां बारिश की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो हवाओं का प्रवाह इधर हो जाएगा सर्दियों में, और हवाएं जो है वो डेजर्ट के एरिया से आ रही है, तो नमी नहीं है इनमें। तो सवाना घास के मैदानों में गर्मियों में वर्षा देखी जाती है, रेनफॉल इन समर, दैट इज सवाना। दूसरे घास का मैदान है, उसका नाम है लानोस। लानोस, ठीक, और इसी के साथ लानोस आप देख सकते हैं, ये ओरेनिको नदी के एरिया में आता है। ओरिनिको नदी, ओरेनिको रिवर, वेनेजुएला। ठीक है, दैट इज ओरेनिको रिवर एरिया, वेनेजुएला का मेन एरिया है। ठीक है, तो ये वेनेजुएला में फैला हुआ घास का मैदान है। वेयर इज वेनेजुएला? हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहां पर आपका एक जमीन का टुकड़ा है जिसे नाम देते हैं गुयाना हाईलैंड, गुयाना उच्च भूमि। गुयाना हाईलैंड, तो गुयाना हाईलैंड जो है वो 2 नदियों को आपस में बांट देता है, 2 नदियों को आपस में बांट देता है। एक नदी आपकी अमेजन है और दूसरी नदी घाटी है, उसका नाम है ओरेनिको, दैट इज ओरेनिको रिवर। तो ओरेनिको नदी के इलाके में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम है लानोस, इट इज लानोस ग्रासलैंड इन ओरेनिको रिवर बेसिन। ये भी कैसे? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। यहां से आपकी 0 डिग्री की लाइन निकल रही है, अमेजन नदी का मुहाना 0 डिग्री पर है, और इसके नॉर्थ जाएंगे तो बारिश की मात्रा कम होती जाती है। यहां पर आपके लानोस घास के मैदान है ऑन द बेसिस ऑफ ओरेनिको रिवर। यह आपका साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ में यहां पर पाया जाता है ब्राजीलियन उच्च भूमि, ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन उच्च भूमि, ब्राजीलियन हाईलैंड। यहां पर ब्राजीलियन हाईलैंड पर जो आपको इलाका मिलता है, दैट एरिया इज नोन है, इसको कहते हैं कंपोज घास के मैदान। यहां पाए जाते हैं आपके कैंपोज। लेट मी क्लियर इट। ये ब्राजीलियन उच्च भूमि है, यहां पर एक पठारी भाग है, इस एरिया में आपको मिलते हैं, दैट इज कंपोज ग्रासलैंड या कैंपोज ग्रासलैंड या कंपोज ग्रासलैंड, कंपोज घास के मैदान। ये भी आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। क्लियर? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है दुनिया के ग्रासलैंड
बस एक चीज और दिमाग में बिठा लेना, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, साउथ इंडिया, और ये वाला अरावली के इधर वाला एरिया जो हिट है, ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया सवाना जलवायु को शो करता है। यहां पर सवाना जैसी जलवायु है, ठीक है। घासें कम मिलती हैं, पेड़ पौधे ज्यादा हैं। घासें अगर थी भी तो हमने उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। पेड़ पाए जाते हैं, जो इंडिया के मैक्सिमम फॉरेस्ट है वो इसी एरिया में है। बारिश 100 सेंटीमीटर से कम है, इन एरियाज में बारिश ज्यादा नहीं होती, लगभग 100 सेंटीमीटर उससे कम है। अंदर जाएंगे तो और बारिश कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है इंडिया के इस एरिया में, जो आपने अफ्रीका में देखे, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में। क्लियर? 0 डिग्री के नॉर्थ में बारिश की मात्रा में कमी होती जाती है, और ये इलाका भी आपके डेजर्ट से टच हो जाता है, शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया से टच होता है ये एरिया। इंडिया की क्लाइमेट में इस चीज को ज्यादा क्लियरिटी से समझेंगे। तो ये तो हो गया आपके सवाना ग्रासलैंड, या दुनिया के वो ग्रासलैंड जो आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे ब्राजील में हमने किया, दैट इज नोन एज कंपोज, कैंपोज, ये आपका लानोस, ये आपका सवाना। तो सवाना इसलिए नाम ज्यादा लिया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रासलैंड है, ये काफी बड़ा ग्रासलैंड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ भूभागों में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में जहां पर आपकी वर्षा देखी जाती है, मानसून टाइप ऑफ रेनफॉल भी इस एरिया में देखा जाता है, ठीक है। तो ये मेन ग्रासलैंड है ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। तो याद रखेंगे, डिपेंड करते हैं ये वर्षा पर, वर्षा पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे टाइप को ग्रासलैंड की, जो आपके पाए जाते हैं बेसिकली शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडे इलाकों में, उनको यहां देख लेते हैं हम लोग। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो याद रखना 30 डिग्री नॉर्थ से, या आपकी 30 डिग्री की रेखा मान लीजिए उत्तर की, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 45-50 डिग्री नॉर्थ मैक्सिमम, 50 डिग्री तक के एरिया में सिमट जाते हैं ये, 50-55 डिग्री। तो 50 डिग्री नॉर्थ का जो एरिया है, या साउथ का जो एरिया है, कहां पर 30 डिग्री से नीचे साउथ का जो एरिया है, 30 डिग्री साउथ से ये वाला एरिया, यहां पर पाए जाएंगे आपके शीतोष्ण घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड। चलिए, तो यहां पर बेसिकली कुछ विशेषताएं हमें देखनी होंगी इन घास के मैदानों की अलग से, क्योंकि यहाँ के घास के मैदान कुछ विशिष्ट विशेषता रखते हैं। जैसे मान लीजिए घास का मैदान है इस एरिया में, इसे नाम दिया जाता है स्टेपी। इस घास के मैदान का नाम है स्टेपी। काफी ज्यादा साउथ में बना दिया, थोड़ा नॉर्थ में बनना चाहिए था। यहां पर आपके स्टेपी ग्रासलैंड पाया जाता है, स्टेपी घास का मैदान, इसका नाम क्या है? स्टेपी। पेपर में क्वेश्चन आता है स्टेपी घास का मैदान कौन से एरिया में है? मध्य एशिया में, या मध्य एशिया के नॉर्दर्न पार्ट में। एशिया यूरोप के भाग में फैला हुआ है, यूक्रेन से लेकर रूस में पूरा फैला हुआ है, इसे नाम देते हैं स्टेपी। दूसरे घास के मैदान का नाम है प्रेरी। इन दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, इन दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। क्वालिटी क्या अलग है? यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, प्रेरी के पहले यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम आप जानते होंगे, नहीं जानते तो इसको रॉकी कह सकते हैं साधारण भाषा में। वैसे इसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं, बट इट्स नोन एज रॉकी आल्सो, इसका एक भाग है रॉकी। ठीक है, तक तो रॉकी माउंटेन रेंज है। अब पर्वत श्रृंखला क्या करती है? समुद्र से आने वाली हवाओं को रोक लेती है, इधर से समुद्र से जो हवाएं आ रही हैं उनको रोक लेती है। तो इस एरिया में बारिश की मात्रा में कमी आ जाती है, इस एरिया में वर्षा की मात्रा में कमी आती है। क्लियर? एक तरफ बारिश इसने रोक ली, दूसरी तरफ यहां से भी समुद्र से दूरी ज्यादा है, इस तट से यहां भी समुद्र से दूरी ज्यादा, तो आंतरिक भागों में है ये प्रेरी घास के मैदान, ये काफी ज्यादा आंतरिक भागों में है।
तो इस कारण यहाँ पे वर्षा की मात्रा काफी कम पाई जाती है। इसलिए जो आपके प्रेरी घास के मैदान हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ये प्रेरी घास के मैदान ये क्या है, समुद्र से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, या तो समुद्र से दूर है और क्या है, एक तरफ समुद्र से दूर हो गए और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इनके प्रॉब्लम क्या है कि ये वर्षा छाया क्षेत्र में पड़ते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाते हैं, रेन शेडो एरिया में पड़ते हैं। ये काफी माउंटेन रॉकी या वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में सारी बारिश रोक ली तो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ गए। तीसरा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, उत्तर से आने वाली जो ध्रुवीय पवनें हैं, जो ध्रुवीय इलाकों से पवनें आएंगी उत्तरी भाग से, यहां से ये जो पवनें आ रही हैं, पवनें क्या कर रही हैं, ठंड लेके आ रही हैं, अपने साथ ठंड लेके आती हैं। तो ये पूरा घास का मैदान बर्फ से जम जाता है। समझ में आ गए, माउंट ये घास के मैदान का नाम इसको कहते हैं प्रेरी घास का मैदान, समुद्र से दूर है। अब इसकी कंपैरिजन हम करेंगे स्टेपी से, इसकी तुलना हम करेंगे स्टेपी से। तो यहां पर स्टेपी के आसपास कोई ज्यादा माउंटेन्स तो नहीं है, लेकिन माउंटेन का इफेक्ट आता है। यहाँ आपका तिब्बत का पठार, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन हिमालय, तो हिंद महासागर से भी हवाएं नहीं पहुंच पाती, काफी दूर है ये, हिंद महासागर से भी काफी दूर। यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर से भी काफी दूर अंदर जमीन पर, इधर से भी ऐसा कोई विंड नहीं आ रही जो आपको यहाँ बारिश करवा देगी, सिवाय टेम्परेट साइक्लोन के। एक तो समुद्र से दूरी, सेम कंडीशन, समुद्र से दूर, वृष्टि छाया क्षेत्र वाला प्रभाव उतना नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अंदर आ जाने के कारण यहाँ पर एक अलग इंपैक्ट पाया जाता है, जिसे कहा जाता है महाद्वीपीयता। यहाँ पे एक अलग इंपैक्ट दिखाई देता है, महाद्वीपीयता का प्रभाव। कॉन्टिनेंटलिटी मतलब यहाँ की एक लोकल क्लाइमेट बन जाती है। भाई समुद्र से दूरी ज्यादा है तो समुद्र का प्रभाव नहीं आ रहा, महासागरीय प्रभाव अंदर नहीं आ रहा, तो महाद्वीपीय प्रभाव पैदा होगा। क्या इस एरिया में इतनी ज्यादा नमी भी नहीं है कि बारिश ज्यादा हो सके, क्योंकि नियर बाय कोई इतनी बड़ी वाटर बॉडी नहीं है, तो बारिश ज्यादा नहीं होती। गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मियां शुष्क होती हैं, ठीक। चलिए, ये गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ती है, पॉइंट याद रखना। सर्दियों में ध्रुवीय क्षेत्रों से हवाएं आ जाती हैं, पोल से, तो जम जाता है। इसलिए यहां पर आप देखेंगे महाद्वीपीयता का प्रभाव स्टेपी पर ज्यादा देखा जाता है, स्टेपी पर ये ज्यादा देखा जाता है, और प्रेरी घास के मैदानों पर वृष्टि छाया क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। हालांकि एक तरफ से समुद्र से दूरी इधर भी है, बाकी सब बातें काफी सिमिलर हो जाती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों से हवाएं आती हैं जो इस एरिया को जमा देती हैं। तो दो इंपॉर्टेंट घास के मैदान हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, इनका नाम है प्रेरी और दूसरा है स्टेपी। याद रखिएगा, स्टेपी में महाद्वीपीयता का प्रभाव। कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या होता है, महाद्वीप यानी जमीन अपनी अलग क्लाइमेट बना लेती है, वहां की हवाएं अलग प्रकार की होती हैं, महासागरीय प्रभाव कम होता है, इसलिए गर्मियों में जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है, तो लोकली टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, लोकली टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों से जो हवाएं आती हैं, ध्रुवीय पवनें, वो उस एरिया को जमा देती हैं। अब आपने एक लोकल विंड का नाम पढ़ा होगा, यहां पर एक लोकल विंड चलती है प्रेरी में, इसका नाम है चिनुक। चिनुक, ये चिनुक कैसे आती है, वो हवाएं जो प्रशांत महासागर से आ रही थी बारिश लेकर, उन्होंने इस रॉकी माउंटेन पे बारिश कर दी, रॉकी माउंटेन पे सारी बारिश कर दी। अब जो सूखी हवा है वो नीचे की ओर उतरेगी, रॉकी पर्वत से नीचे की ओर उतरेगी सूखी हवा, और वो क्या करेगी, इस एरिया में बर्फ को पिघला देगी। तो चिनुक एक स्थानीय पवन है, चिनुक इज अ लोकल विंड, जो क्या करती है, बर्फ को पिघला देती है, बर्फ को पिघला देती है।
इसे नाम दिया जाता है आइस ईटर। पेपर में क्वेश्चन आता है चिनुक कहां चलती है? समझ में आ रहा है ग्रासलैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। और घास के मैदान कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय, दो तो हमने कर लिए, प्रेरी घास का मैदान और स्टेपी घास का मैदान। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो एक घास का मैदान मिलेगा आपको पंपास। इस घास के मैदान का नाम है पंपास। पंपास, यहां पे आपका कंट्री है उरुग्वे अर्जेंटीना। उरुग्वे अर्जेंटीना का जो एरिया है वहां पे पाया जाता है पंपास घास का मैदान। उरुग्वे अर्जेंटीना, इसका नाम क्या है? पेम्पास या पंपास, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस एरिया में काफी ज्यादा एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है। खेती प्रेरी में भी होती है। प्रेरी में थोड़ा पॉइंट भूल गया मैं, प्रेरी घास के मैदानों में खेती भी होती है। प्रेरी घास के मैदानों में जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, याद रखना, एक तो गेहूं है और दूसरी मक्का है। प्रेरी में गेहूं और मक्का। प्रेरी घास के मैदानों में गेहूं और मक्का। चलिए, पंपास, ये आपका अर्जेंटीना में मिलता है। पंपास घास के मैदान में एक घास उगती है, एक इंपॉर्टेंट घास है, उसका नाम याद रखिएगा, अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा, लम्हा लम्हा सुना था, ये अल्फा अल्फा नया आ गया। चलिए, घास के मैदान का नाम, घास जो है यहाँ की प्रमुख, उसका नाम है अल्फा अल्फा। अल्फा, ठीक है। ये घास बहुत पोषक घास होती है, जिसको अर्जेंटीना में लाके काटा जाता है और पशुओं को वहां पालने का प्रमुख कार्य किया जाता है अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में पशु पाले जाते हैं जिनका मूल काम एक ही है, इस पशुओं को काटना, मीट के लिए। तो अर्जेंटीना या इस इलाके में मांस का उत्पादन काफी ज्यादा देखा जाता है। मांस का उत्पादन काफी ज्यादा देखा जाता है। चलिए, एक और घास का मैदान है जिसका नाम है डाउन्स। दैट नेम डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग रिवर है। ये इलाका है ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, मेरे फेस के ऊपर दिखाई दे रहा होगा ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट। यहां पर एक नदी का इलाका है, नदी घाटी है। नदी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, मरे डार्लिंग। क्या नाम है? मरे डार्लिंग। बने ना बने पहले मार दो। चलिए, मरे डार्लिंग रिवर नेम। डार्लिंग तो सही है, ये मुरे डार्लिंग है। ठीक है, MURRAY, मुरे डार्लिंग। याद रखने के लिए हम कहते हैं मरे डार्लिंग, जो नदी का इलाका है, जो नदी का क्षेत्र है, मरे डार्लिंग रिवर एरिया, इस एरिया में पाई जाती है यह घास, घास का मैदान। इसका नाम क्या है? डाउन्स। इसका नाम है डाउन्स। दैट ग्रासलैंड नेम डाउन्स। क्लियर है? नोट कर लीजिए फटाफट। डाउन्स ग्रासलैंड इन मरे डार्लिंग रिवर बेसिन या नियर बाय दी मरे डार्लिंग रिवर बेसिन, दैट इज डाउन्स। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली वही है, दूध वूध के लिए पशु पाले जाते हैं, लेकिन यहां पर याद रखना, पशु जो पाले जाते हैं वो दूध के लिए पाले जाते हैं। अर्जेंटीना में पशु पाले जाते हैं वो काटने के लिए पाले जाते हैं, मांस के लिए। ये अंतर क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो पशु पाले जाते हैं वो मांस के लिए पाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई निवासी मूल रूप से मांसाहारी हैं। ऑस्ट्रेलिया जो लोग हैं मूल रूप से मांसाहारी। दोनों स्टेटमेंट गलत थी उसमें। यहाँ पशु पाले जाते हैं। आजकल यहाँ पर गेहूं की खेती होती है, यहाँ पे आजकल गेहूं की खेती होती है। ठीक, लेकिन
आज की डेट में दैट इज, अगर मान ली कुछ एरिया में सिंचाई विंचाई प्रॉपर उपलब्ध हो जाए, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाए, तो यहाँ पर और भी फसलें जैसे सोयाबीन वगैरह भी उगाई जा रही है। तो गेहूं सोयाबीन प्रमुख फसल, गेहूं सोयाबीन प्रमुख फसल। चलिए एक और घास का मैदान लास्ट, यहां पर साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के एरिया में, साउथ अफ्रीका में एक घास का मैदान फैला हुआ है, इसके नाम दिया जाता है वेल्ड्स। सो कहते हैं वेल्ड घास का मैदान, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका घास के मैदान। चलिए, तो यहां पर एक बकरी पाली जाती है, फेमस बकरी, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन है, बकरी वहां की विशेष प्रजाति है बकरी, उसका नाम है अंगोरा। अंगोरा प्रजाति की बकरी यहाँ की फेमस है, बकरियों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, घास के मैदान वेल्ड। अब ये घास का मैदान जो है बेसिकली यहाँ पर माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर क्या होती है? माइनिंग, खानें खोदी जाती है, खान। यहां मिलती है सोने की खान, सोना, हीरा, लोहा, इनकी माइनिंग होती है इस एरिया में। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है? दीज आर द ग्रासलैंड ऑफ टेम्परेट। तो टेम्परेट ग्रासलैंड में हमने किया था स्टेपी, दैट इज स्टेपी। ये आपका प्रेरी जो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। इसके अलावा हमने किया पंपास, पंपास अर्जेंटीना वाले इलाके में, थोड़ा सा और साउथ में जाएगा ये, और डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक, वेल्ड, दीज आर द इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। माय पॉइंट इज क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन है, इसका फटाफट आंसर दे दीजिए। सवाना घास के मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाना घास के मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंबी घास, छोटे पेड़, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, पेड़ पर्णपाती होते हैं। तीसरा, ठंडे और शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोका जा सके। इनमें से कौन सा कथन सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? यस प्लीज आंसर दीजिए। ओके, एवरीवन आंसर दीजिए। ए कह रहा है 1 और 3 सही, बी कह रहा है 2 और 3 सही, सी कह रहा है 1 और 2 सही, डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव सही। सवाना घास के मैदान के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पर लंबी घासें पाई जाती हैं, छोटे पेड़ होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात। घासों की बहुलता है वहां पर, पेड़ कम है लेकिन पेड़ हैं, सवाना में है। पेड़ पर्णपाती होते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मियों के मौसम में या इस एरिया में बारिश नहीं होती तो ठंडे और शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोका जा सके। जब मौसम शुष्क हो तो यहां पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, तो ऑल द अबव आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए, तो मैंने बताया था आपको ग्रासलैंड की डेफिनेशन की बात करेगी तो ग्रासलैंड अकाउंट फॉर बिटवीन 20 to 40% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया। 20 से 40%, 30 से 40% कर लो, 30 से 40% दुनिया का लैंड एरिया कवर करते हैं, लेकिन यहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है। कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जहां पर आपके ग्रासलैंड नहीं पाए जाते, जैसे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में घास के मैदान नहीं पाए जाते। ठीक है, तो थ्रेट्स टू नेचुरल ग्रासलैंड, घास के मैदानों को क्या थ्रेट आ रहे हैं, ये आपके लिए एक प्रश्न हो जाएगा जो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।
लेकिन एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ये टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, द थिंग्स दैट आर रिटन। और जल्दी से जल्दी आइकॉनिक या प्लस जो कोर्सेज आप परचेज करना चाहते हैं करिए और आईएएस बनने की और उन्मुख होइए, क्योंकि 2022 के प्री में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर आपको 2022 का प्री क्वालिफाई करना है देन परचेज एनी वन ऑफ द कोर्स। मेरा पास कोड यूज करिए दैट इज गांधी, और तैयारी में जुट जाइए, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए जुट जाइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।